जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक गाइस। ये जो सेशन चल रहा है ये बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 का सेशन चल रहा है, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो कवर अप करा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 के लिए। सो 190 दिन बस बचे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, और हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से पूरी चीज़ कवर करेंगे। अभी एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है, जिसमें हम बात जो है वो करेंगे 12th क्लास की इंडियन सोसाइटी के बारे में, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी बुक को स्टार्ट कर चुके हैं और उसी के आगे की चीज़ हम इस लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है। तो आपको बहुत ही एक पीसफुल जगह पर अपने पेन और पेपर लेकर बैठना है, ईयरफोन्स लगाने हैं, और हर एक चीज़ जो मैं बताते चल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, और एक रफ कॉपी अपने पास रखना है या रफ पेज अपने पास रखना है। जो भी चीज़ मैं बताते जाऊँ वो आप हल्की हल्की नोट डाउन करते जाओ, बुलेट वर्ड। और आपको हर एक चीज़ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और आपको बुक की हर एक पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो उनको रूल पता है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं ये नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा और उसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपको बुक की पीडीएफ चाहिए, आप ये चेक करना चाहते हो कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप बुक की पीडीएफ डाउनलोड करके जो है वो एक बार खुद से जो है वो कुछ एक दो टॉपिक्स पढ़ लेना। फिर उसके बाद मेरी समरी जो है, जो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वो सुन लेना। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैं हर एक चीज़ कवर करवा रहा हूँ और कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। मैं पिछले 10 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहा हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि क्या क्या चीज़ें एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। और इस चीज़ के थ्रू मैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाऊंगा। आप ये इसको स्मार्ट स्टडी जो है वो कहा जाता है कि कम समय में आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ जाओ और अच्छी प्रिपरेशन अपनी जो है वो कर लो। तो बस अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, लाइक का बटन ज़रूर हिट करना, शेयर ज़रूर करिए चैनल को। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस पर्टिकुलर चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, तो हम जो है वो एक गिव अवे कर रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद किसी भी एक लकी विनर को जो रेगुलर बेसिस पर कमेंट्स करते हैं, तो उनको जो है हम बुक्स जो है वो डिलीवर करवाएंगे उनके घर पे, जिसकी कॉस्ट है 8000 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्जेस प्लस जीएसटी। तो वो आपको पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। हमारी तरफ से ये गिव अवे है, बट उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाओ। तो चलो अब बिना समय वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं इंडियन सोसाइटी 12th क्लास एनसीईआरटी के टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो नीचे आप देख सकते हो कि कौन से पेज नंबर से लेकर कौन से पेज नंबर का ये बेसिकली समरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना। हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में और कुछ कॉमन डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और डेमोग्राफी क्या होती है आपको ऑलरेडी अब पहले पता लग चुका है, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और बिना समय वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बताती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या संबंध है। ये थ्योरी 3 फेजेस में डिवाइड की गई है। फेज 1 के अंदर आता है लो पॉपुलेशन ग्रोथ, जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखने को मिली, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सोसाइटी में पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो लो थी। इस फेज में सोसाइटी अंडर डेवलप्ड होती थी और टेक्नोलॉजी काफी पुरानी थी। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफी स्लो रहती थी। अब देखो बर्थ रेट और डेथ रेट क्यों हाई थे। तो बर्थ रेट तो ऑब्वियसली बात है क्यों हाई थे, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू। बट डेथ रेट क्यों हाई थे, द रीजन बीइंग इज दैट क्योंकि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं थे, प्रॉपर बीमारियों को डायग्नोस नहीं किया जाता था, काफी सारी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। तो इसीलिए डेथ रेट ज्यादा होने के कारण डिजीज, पॉवर्टी और पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, ये 3 चीज आप ध्यान में रखोगे। तो ये हो गया पहला फेज, जिस समय हमें देखने को मिला कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो काफी कम थी और सोसाइटी जो थी वो काफी अंडर डेवलप्ड थी और टेक्नोलॉजी बैकवर्ड थी। दूसरा फेज आता है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये ट्रांजिशनल स्टेज है। ये फेज तब स्टार्ट होता है जब डेथ रेट गिरता है एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज और बेटर पब्लिक हेल्थ की वजह से। यानी कि हमने मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी कर दी तो क्या हुआ, डेथ रेट जो है वो कम हो गया। लेकिन बर्थ रेट अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लोगों को समझाने में, राइट, थोड़ा टाइम लगता है। और इस फेज को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, और ये आया भी है एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज जो है वो फेज कौन सा है। तो ये ट्रांजिशनल स्टेज का फेज है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हाई रहती है। अब आता है लो पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखने को मिलती है।
इस फेज में सोसाइटी जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। इसका रीजन यही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ गई, एजुकेशन बढ़ गया और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड सब लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और इंडिया भी फेज 2 और फेज 3 के बीच में है, क्योंकि डेथ रेट को रिड्यूस तो हमने कर दिया है, पर बर्थ रेट अभी भी हमारे यहां पर हाई है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है और इंडिकेटर्स आपको समझना जरूरी है। डेमोग्राफी का मतलब है पॉपुलेशन का सिस्टमैटिक स्टडी, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझते हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट अक्सर प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बर्थ रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर, कि एक साल में हर 1000 लोगों में कितने लोग जीवित रह रहे हैं, यानी कि कितने बच्चा जो है वो जीवित है, तो उसको बोलते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट मतलब हर 1000 लोगों में से कितने लोगों की मौत हो रही है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, बर्थ रेट और डेथ रेट, जिसके बारे में आपको पता भी होगा। सो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का डिफरेंस होता है। जब ये जीरो या नियर जीरो हो जाता है, ये बात सुनने वाली है और ध्यान रखने वाली है, जब ये जीरो या नियर जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना कि जो रेट है नेचुरल इंक्रीज का पॉपुलेशन की, वो जीरो होगा या उसके नजदीक होगा तो पॉपुलेशन स्टेबल हो रही है। अब फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट, जिससे रिलेटेड अक्सर करंट अफेयर्स में भी चीजें पूछी जाती है। एक हाइपोथेटिकल नंबर जो बताता है कि एक एवरेज वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज यानी कि 15 साल से 49 ईयर्स, ये भी ध्यान में रखना है, इसमें कितने बच्चे पैदा करती है। तो एक महिला अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे पैदा कर रही है, उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। 2.1 जो रेट है वो कहा जाता है कि सबसे अच्छा होता है। फर्टिलिटी रेट के हाई होने का मतलब है ज्यादा ग्रोथ और लो होने का मतलब है स्टेबलाइजेशन या नेगेटिव ग्रोथ। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करें तो 1 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं, टोटल 1000 में से उनमें से कितनों की डेथ हो रही है, तो इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1 साल, इन्फेंट यानी कि 1 साल से कम की उम्र के बच्चे, और 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है। और जहां पर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है तो ये किस चीज का इंडिकेटर है? तो ये इंडिकेटर है बैकवर्डनेस का और पॉवर्टी का। सेक्स रेशियो की बारे में बात करें तो हर 1000 मेल में से कितनी फीमेल्स देखने को मिलती हैं, उनको बोलते हैं सेक्स रेशियो। इंडिया का सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू सन प्रेफरेंस और गर्ल चाइल्ड निग्लेक्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हम पहले बोलते थे, बट आज की डेट में सेक्स रेशियो हमारा जो है वो इंप्रूव हो रहा है। एज स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एज ग्रुप के बेसिस पर डिफाइंड होता है कि कौन सी एज ग्रुप की कितनी पॉपुलेशन है, राइट। यानी कि एडल्सेंट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, युवा कितने हैं। डेवलपमेंट होने पर एजिंग पॉपुलेशन का ट्रेंड दिखाई देता है, यानी जब भी डेवलपमेंट होती है तो ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिया के लिए आने वाले समय में एजिंग पॉपुलेशन एक बड़ा चैलेंज भी है। अब डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में बात करें तो इसका एक फॉर्मूला है, पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर्स यानी कि 15 साल से कम की उम्र की आबादी प्लस पॉपुलेशन अबव 64 ईयर्स, ये डिपेंडेंसी रेशियो है। क्योंकि आप देखो 15 साल से कम की उम्र के बच्चे डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। हालांकि आजकल तो स्थिति बहुत बहुत खराब है, आजकल तो 30 साल 28 साल के बच्चे जो है वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और पॉपुलेशन अबव 64 ईयर्स, तो यानी कि 64 ईयर्स के ऊपर की पॉपुलेशन अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन वर्किंग एज, तो वर्किंग एज कितनी है? 15 से लेकर 64, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर्स प्लस पॉपुलेशन अबव 64 ईयर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज 15 to 64 ईयर्स के बीच में। तो इससे डिपेंडेंसी रेशियो निकल कर आता है। अगर लो डिपेंडेंसी रेशियो है तो ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोवाइड कराता है, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। क्योंकि डिपेंडेंसी कम है, युवा ज्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, बट डिपेंडेंसी ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। क्योंकि जब डिपेंडेंसी ज्यादा होती है तो खर्चे जो होते हैं वो डिपेंडेंट पर्सनल के ऊपर जो है वो ज्यादा करने पड़ते हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को लेकर क्या
चुनौतियां हैं। तो हाई बर्थ रेट रहा है हमारे यहाँ। कल्चरल और सोशल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कई बार हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे होता है ना कि फैमिली के अंदर कि बच्चे चाहिए बच्चे चाहिए, अच्छा ठीक है बच्ची हो गई तो सन प्रेफरेंस कि हमें तो लड़का चाहिए भाई, दादा दादी बोल रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि लड़का चाहिए है, तो किए जा रहे हैं, लड़का नहीं हो रहा है। 5 बच्चे हो गए, 5 लड़कियां हो गई, लड़का ही नहीं हो रहा, अब तो स्टॉप लगा दो भाई। तो दैट इज द इशू। फिर डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, अब हमारे यहाँ पर ये भी एक इशू है, सबसे बड़ी चीज़। अब हालांकि कम हो रहा है क्योंकि पहले आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है एजुकेशन के थ्रू। जो फीमेल चाइल्ड जो है वो पहले उनको इन्फेंटिसाइड्स आपको पता होगा मार दिया जाता था, भेदभाव होता था, सन प्रेफरेंस सोसाइटी हम लोग को देखने को मिलती थी। इसके अलावा राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में और आने वाले समय में। इंडिया में जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो कि एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। तो इसके कारण इंडिया की ग्रोथ जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो स्टेबल होगी और हो सकता है कि थोड़ी सी कम होने लगे। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स है जैसे कि मिशन इंद्रधनुष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनानी सुरक्षा योजना, ये इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है। तो ये जो टॉपिक था द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, ये यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था समझना, और होपफुली मैंने जो चीज़ आपको बताई वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो जो मैंने आपको पढ़ाया वो बिल्कुल आपकी यही चीज़ बस आपको मेंशन करनी है कि थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है। इसमें हाई बर्थ रेट, डेथ रेट होते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें कम हम लोग को देखने को मिलती है। फेज 2 के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, हाई बर्थ रेट और फॉलिंग डेथ रेट हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होता है जहां पर लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है। बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होती है, फर्टिलिटी रेट क्या होती है, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट क्या होती है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसमें ब्रैकेट में जो है मेंशन कर लेना ये वाली चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लिख लो कि पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर्स प्लस पॉपुलेशन अबव 64 ईयर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एज ग्रुप दैट इज 15 टू 64 ईयर्स। तो ये है डिपेंडेंसी रेशियो को निकालने का फॉर्मूला। और इंडिया के लिए चैलेंजेस जो है वो एजिंग पॉपुलेशन सबसे बड़ा चैलेंजेस है, ये थोड़ा सा आपको बस ध्यान में रखना है, दैट्स इट। तो बस ये चीज़ जो है वो आपके नोट्स है वो बनेंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये लिख लो आप, और चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में जो है वो लिख लेना और चेक कर लो यार प्लीज़ लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं किया। और कहीं पर भी एक जगह शेयर कर दो, भले ही अपने कॉन्टैक्ट में, खुद के कॉन्टैक्ट में शेयर कर लो, इतना बस आप कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा इनिशिएटिव लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर दो मेरे लिए। तो बस अपने ही नंबर पर शेयर कर दो, बस 2 सेकंड लगेगा बस आपका, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, और थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट मतलब और भी लोगों तक ये अच्छा लेक्चर पहुंचाने में हेल्प होगी। अब बात करते हैं साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन के बारे में, और सिंपल और इजी तरीके से इस टॉपिक को भी समझेंगे। और ये टॉपिक समझना क्या है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। इंडिया दुनिया की आज की डेट में तो सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, और सेंसस 2011 के हिसाब से वैसे तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, अब तो 130 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है, बोलते हैं ना 1.3 बिलियन। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1901 से 1951, 1901 से 1951 तक, अब ये चीज ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में कई बार आ चुका है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 1.33% पर ईयर थी। क्या आपको पता है 1911 से लेकर 1921 के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव थी, -0.03%। इसका रीजन था 1918-1919 का एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसमें लगभग 12.5 मिलियन लोगों की जान चली गई थी बीमारी के कारण। अब इंडिपेंडेंस के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ में काफी तेजी आई, 1961 से लेकर 1981 के बीच ग्रोथ रेट 2.2% तक पहुंच गई, लेकिन अब ये रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, पर फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। 1921 के बाद एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज देखने को मिला, जिसमें डेथ रेट तो शार्पली रिड्यूस हुई, लेकिन बर्थ रेट धीरे धीरे गिर रही है। डेथ रेट में गिरावट का रीजन क्या है, हमने जो है वो भुखमरी पर कंट्रोल पाया, बीमारियां वगैरह जो होती है, महामारी वगैरह जो होती है उसको कंट्रोल किया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए, सैनिटेशन इंप्रूव किया, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हम लेकर आए। कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, टीबी, डायरिया, ये अब भी चैलेंजेस हैं। अब फेमाइन्स यानी कि भुखमरी का खतरा, तो ब्रिटिश काल में फेमाइन एक बड़ा मेजर कारण था
हाई डेथ रेट का, लोग भूख के मारे मर जाते थे। लेकिन अमर्त्य सेन ने यह पॉइंट आउट किया था कि फेमाइन सिर्फ फूड प्रोडक्शन कम होने की वजह से नहीं होते थे, बल्कि फेलियर ऑफ इंटाइटलमेंट्स की वजह से भी होते थे, कि लोगों तक सामान पहुंच नहीं रहा है, सप्लाई का इशू। आज इरिगेशन एक्सपेंशन और कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट की वजह से फेमाइंस काफ़ी कंट्रोल में है। हमने सिंचाई की व्यवस्था कर रखी है, सप्लाई चेन को बेटर कर रखा है कि जिससे कि हर एक व्यक्ति तक जो है वो फूड ग्रेन्स पहुंच सके, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे इनिशिएटिव्स हंगर और स्टारवेशन टैकल करते हैं, पता है आपको। अब बर्थ रेट के चैलेंजेस की बात करें तो ये एक सोशियो कल्चरल फिनोमिना है जो धीरे धीरे चेंज होता है। स्टेट जैसे कि केरल और तमिलनाडु ने अपने फर्टिलिटी रेट्स 1.7 तक ला दिए हैं, जो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। और मैंने आपको बताया ना, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 का माना जाता है, जो सबसे बेहतर होता है टोटल फर्टिलिटी रेट का। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। बिहार के अंदर ये 3.9 है, उत्तर प्रदेश में 3.7 है। मतलब इसका मतलब तो आप समझ गए होगे ना कि एक महिला अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने बेबीज को जन्म देती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ कि एक वुमेन की रिप्रोडक्टिव साइकिल एज क्या होती है, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अब देखते हैं किसने ध्यान से सुना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रफ में बनाए हैं कि नहीं बनाए वो भी अभी के अभी पता लग जाएगा। बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे। SRS बुलेटिन के हिसाब से 2015 में रूरल बर्थ रेट 22.4 था और अर्बन 17.3 था। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं स्टेट से आता है। 2026 तक ये दोनों स्टेट्स मिलकर लगभग 50% एडिशन का रीजन बनेंगे, यानी कि अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी तो उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश और बिहार का ही होगा, और इसमें से उत्तर प्रदेश का शेयर 22% होगा और रेस्ट बिहार का हम लोग को देखने को मिलेगा। एक स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक के बारे में बात करते हैं, एक महामारी के बारे में जो 1918-1919 में हुई थी। स्पेनिश फ्लू एपिडेमिक जिसको कहा जाता है, ये ग्लोबल पेंडेमिक था, वैश्विक महामारी थी कोविड-19 की तरह ही। जैसे 2019 में कोविड-19 हम लोग को देखने को मिली ना 2019-20 में, वैसे ही 18-19 में जो आई थी वो ये आई थी स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक। इसमें 17 मिलियन लोगों की जान चली गई, जो उस समय की पॉपुलेशन का 5% था। सोचो आप, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे सोल्जर के बहुत छोटे छोटे से क्वार्टर्स थे और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक थी, और यही रीज़न था इसके बहुत तेज़ी से फैलने का। सो ये एक डिटेल एनालिसिस करी हमने इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ और साइज के बारे में, और ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें जो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो और या फिर मेंस के किसी आंसर में यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपके एक शॉर्ट नोट्स मैंने जो है वो दे रखे हैं यहाँ पर, आप इसको जो है वो नोट डाउन जो है वो कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ हालांकि काम का है नहीं, बट फिर भी ये वाली चीज़ें नोट डाउन कर लो तो बेटर रहेगा। अब बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अब इसके लिए, इस टॉपिक के लिए मैं चाहूँगा कि ये जो पेज नंबर है आपका जो मैंने मेंशन किया हुआ है 22 से लेकर 28 तक का बुक के अंदर, वो पेज नंबर खोल लो, क्योंकि उसमें कुछ चार्ट्स वगैरह होंगे जो उसको देखकर थोड़ी सी आपको हेल्प जो है वो मिलेगी। चलो स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये टॉपिक ना ही सिर्फ आपको डेमोग्राफी को समझने में हेल्प करेगा, बल्कि इकोनॉमिक्स और सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट लिंक करने में भी मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारी इंडियन पॉपुलेशन की एक बहुत अच्छी खासियत है, यूथ डोमिनेटेड पॉपुलेशन जो अभी है। युवा जो है वो काफी ज्यादा है, इसलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं ना हम लोग। ज्यादातर लोग जो है वो यंग है। अब अगर डेटा देखें तो 1971 में अंडर 15 एज ग्रुप की पॉपुलेशन शेयर 42% थी, जो 2001 में गिरकर 35% हो गई। फिर से रिपीट करता हूं, 1971 में अंडर 15 एज ग्रुप की पॉपुलेशन शेयर कितनी थी? 42%, यानी कि डिपेंडेंट लोग 1971 में 42% थे, जो 2001 में गिरकर 35% हो गए, क्योंकि लोग बड़े हो गए ना। और वर्किंग एज ग्रुप जो है वो 15 से लेकर 60 साल तक की, या 59 ईयर्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो वो जो एज ग्रुप है, या 64 ईयर्स तक, वर्किंग एज ग्रुप को 15 to 64 भी मैंने आपको लिखवाया था, तो इनका शेयर जो है वो 53% जो है वो बढ़ गया है।
मतलब 53% था, उससे बढ़कर 59% हो गया। और 60+ एज ग्रुप अभी भी एक छोटी संख्या में है, बट धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले 20 सालों में हमारा एज स्ट्रक्चर जो है उसमें मेजर चेंज होने वाले हैं। क्या चेंज होंगे? 60+ एज ग्रुप का शेयर 7% से बढ़कर 12% हो जाएगा, और 0 to 14 एज ग्रुप का शेयर 2001 के 34% से 2026 तक 23% हो जाएगा। क्योंकि देखो, आज की डेट में पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, उसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, एजुकेशन भी और एक स्ट्रेस फैक्टर भी है। क्योंकि लोगों को आज की डेट में अब इकोनॉमी का स्ट्रेस है, तो इसलिए फिर वो फैमिली वगैरह पे ज़्यादा भी फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना। और जो कि हालांकि गलत भी है, वो सही चीज़ बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी अब ऑब्वियस सी बात है कि दे आर टेकिंग द डिसीजन इकोनॉमिकली सोचते हुए। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों का जो ग्रुप है, एज ग्रुप 0 से 15 या 0 से 14 का, इनका शेयर घट रहा है, और 60+ एज ग्रुप का शेयर जो है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं 60+ एज ग्रुप का शेयर जो बढ़ रहा है वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो यहां पर ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में एज स्ट्रक्चर काफी अलग अलग होते हैं। जैसे कि केरल का एज स्ट्रक्चर डेवलप कंट्री जैसा होता है, मतलब वहां पर एज्ड पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में यंगर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और एज लोग का शेयर काफी कम है यूपी के अंदर। ओवरऑल इंडिया का एज स्ट्रक्चर इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है, यानी कि ना ज्यादा छोटे बच्चे डिपेंडेंट, ना ज्यादा बुजुर्ग। तो हम बीच के स्टेट में अभी आज की डेट में देख रहे हैं। तो अभी जो आपके पास पॉपुलेशन पिरामिड केरल और उत्तर प्रदेश का है 2026 के लिए, तो उसमें आप देखो जरा, आप पॉपुलेशन पिरामिड की तरफ जो है वो चलो, और पॉपुलेशन पिरामिड आपको 2026 का उत्तर प्रदेश का और केरल का जो है वो दिखाई देगा। तो आप इस पॉपुलेशन पिरामिड जो आपका है पेज नंबर 26 में, पेज नंबर 26 में ही 2026 का डेटा है। चलो एनीवेज, तो इसमें आप देखो, एक तरफ मेल की पॉपुलेशन दिख रही है और एक तरफ आपको रेड में फीमेल की पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। ब्लू में मेल की पॉपुलेशन है, रेड में फीमेल की पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है आपको। खोला आपने पीडीएफ तो, और अगर वॉक करते करते लेक्चर को जो है वो सुन रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, या फिर अगर नहीं भी खोला है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि चीज क्या है। तो इसमें आपको पिरामिड को बस देखना है। हालांकि ये पिरामिड से रिलेटेड टॉपिक्स आगे चल के इकोनॉमिक्स में भी आपके आएंगे, तब हम और डिटेल में उसको कवर कर लेंगे कि ये पिरामिड कैसे बनते हैं। इवन एनवायरमेंट में भी ये सब कई बार टॉपिक्स जो है वो आ जाते हैं। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से जो है वो देखोगे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में, तो आपको नजर आएगा कि युवाओं की पॉपुलेशन जो है वो मेल और फीमेल दोनों में ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर एज ग्रुप आपको दिख रहा है कि 0 से लेकर 80 ईयर्स। अब आप देख रहे हो कि बुजुर्गों की एज ग्रुप जो है वो काफी कम है, मेल फीमेल दोनों में, बट यंग की पॉपुलेशन ज्यादा है, और उससे ज्यादा पॉपुलेशन हम लोग को है वो देखने को रही किनकी, जो और भी छोटे बच्चे हैं। यस, अब सुनना, केरल में क्या देखने को मिल रहा है। देखो, यंग और बुजुर्गों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और बच्चों की पॉपुलेशन काफी कम है। तो मतलब केरल जो है वो एक डेवलप्ड स्टेट में आ गया। तो हमने बोला था ना कि डेवलप्ड स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिलता है, या डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि लोग थोड़ा केयरफुल रहते हैं पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव, यानी कि बर्थ के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आपके? तो ये चीज है। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब जब एक कंट्री का वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा हो और डिपेंडेंसी रेशियो कम हो। सन 2000 में इंडिया का 1/3 1/3 पॉपुलेशन 15 साल से कम था, और 2020 में एवरेज इंडियन की एज सिर्फ 29 थी। सोचिए आप, वेस्टर्न चाइना और यूएसए की बात करें तो यहां पर एवरेज जो एज है वो 37 है। वेस्टर्न यूरोप के अंदर 45 है, जापान के अंदर एवरेज एज पॉपुलेशन की 48 है। इंडिया में सबसे कम 2020 में एवरेज एज 29। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब समझते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के चैलेंजेस। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने आप काम नहीं करता, इसको प्रॉपर पॉलिसीज के थ्रू यूटिलाइज करना पड़ता है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है युवाओं की
और अगर वो नशे पत्ती में, चोरी चमारी में अगर लग जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ऑब्वियसली क्या होगा, इंडिया की जीडीपी तो ग्रो नहीं करेगी, नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए सोसाइटी को बेटर लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू गवर्न करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए कि लोगों को जॉब्स मिले, कोई क्राइम में ना इन्वॉल्व हो। तो चैलेंजेस जो मैं अब आपको बता रहा हूं, जो हम फेस कर रहे हैं आज की डेट में, यह है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ। तो वो क्यों है? क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड की प्रॉब्लम है ये अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और पॉलिसीज वैसी नहीं है कि जो सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके। 1987 टू 1994 के बीच 15 से 30 साल के एज ग्रुप में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 2.4% थी, जो 1994 से लेकर 2004 में रूरल मैन के लिए 0.7% और अर्बन मैन के लिए 0.3% तक गिर गई। सोचो आप, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो गिरी है। एजुकेशन और स्किल की बारे में बात करें तो लेबर फोर्स एजुकेटेड नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी लो ही रहेगी ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट, युवाओं को प्रोडक्टिव काम नहीं मिल रहा है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंडेंट्स में बदल सकती है। यानी कि अब हो तो यही रहा ना कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया, काफ़ी सारे घर में 28-30 साल के बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके पास कोई जॉब ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। एजुकेशन को हम इम्प्रूव करें, स्पेशली वोकेशन ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट हो। इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज इंश्योर करें कि रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज दोनों में जो है वो जॉब मिल सके वहाँ पर लोगों को। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठा सकती है। तो इंडिया के पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, जो अगले 2-3 डिकेड्स तक ही अवेलेबल होगी। और अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था समझने के लिए। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सिर्फ सरकार की पॉलिसीज तो है ही है, बट उसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी एक बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट होने की। यस, तो ये अब ऐसा आंसर आप लिखोगे तो कितना बढ़िया लगेगा। तो ये कुछ नोट्स हैं आपके सामने, आपको दिख ही रहे होंगे कि एज स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर कैसा है। और केरल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, केरल में एजिंग पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश में यंगर पॉपुलेशन है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो, उसमें डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो गिरा है। अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रोथ की जो है वो वर्किंग एज ग्रुप के लिए राइज हो रही है, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाती और आवश्यकता है किस ये सब चीज़ों के लिए बेटर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की। तो फोकस एजुकेशन, जॉब क्रिएशन और इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप अपने नोट्स में मेंशन कर दो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो सेक्स रेशियो क्या है, मुझे आप नीचे अब डेफिनेशन बता दो उसकी, सिंपल सी। 1 मिनट वीडियो पॉज करो, फटाक से कमेंट डाल दो। तो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इंडिया के अंदर ये सिर्फ एक डेटा का सवाल नहीं है, बल्कि जेंडर इम्बैलेंस का है। हमने डिस्कस किया था ना कि हर 1000 मेल में से कितनी फीमेल्स देखने को मिल रही है, वो सेक्स रेशियो होता है। तो जेंडर इम्बैलेंस का ये एक सवाल है, सोशल इनजस्टिस का सवाल है क्योंकि समाज में अन्याय हो रहा है, और कल्चरल इश्यूज का सवाल है। तो ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मेंस के लिए कि आप क्या लिखेंगे। तो सेक्स रेशियो अपन पहले ही समझ चुके हैं कि क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी देश के जेंडर बैलेंस का। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो जनरली फीमेल्स का रेशियो ज्यादा होता है, लेकिन इंडिया में सेक्स रेशियो पिछली 1 सेंचुरी यानी कि 100 साल से जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। सेंसस 1901 में ये 972 था और सेंसस 2001 में ये गिरकर 933 हो गया। सेंसस 2011 के डेटा के मुताबिक अब ये थोड़ा इंप्रूव होके 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हो गया है, क्योंकि सेंसस 2011 का आपसे डेटा पूछेंगे कि सेक्स रेशियो का डेटा क्या, तो 940 पर 1000 आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि हर 1000
फीमेल में हम लोग को देखने को मिला कि 940 फीमेल्स हम लोग को, हर 1000 मेल में 940 फीमेल्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। लेकिन एक अलार्मिंग एस्पेक्ट है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर्स की एज का, या 0 से 5 ईयर्स की एज भी इसको कहते हैं। तो ये रेशियो और भी ज्यादा शार्पली डिक्लाइन कर रहा है। 1991 में चाइल्ड सेक्स रेशियो 945 था, जो 2001 में 927 और 2011 में सिर्फ 914 रह गया। यानी कि एक नेशनल इमरजेंसी जैसी हालत को यह दर्शाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब आप बोलोगे सर यार चाइल्ड सेक्स रेशियो इतना कम है और अपन देख रहे हैं नॉर्मल सेक्स रेशियो ये ज्यादा कैसे हो रहा है? अब कहानी क्या है? आ रहा है दिमाग में कि नहीं आई? डाउट आया किसी को कि नहीं आया? डाउट आया तो बहुत अच्छी बात है कि भाई फोकस कर रहे हो, बट हालांकि ये सिली सा क्वेश्चन है। अब भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो में ये बोल रहे हैं कि डिक्लाइन हो गया, मतलब कि हर 1000 मेल चाइल्ड में से सिर्फ 914 ही फीमेल चाइल्ड्स देखने को मिल रही हैं जो जीवित रह रही हैं या जिनका बर्थ हो रहा है। 914, 914। बट वहीं हम देखें कि सेक्स रेशियो जो है ओवरऑल पॉपुलेशन में हर 1000 मेल्स में से 940 फीमेल्स देखने को मिल रही हैं। तो ये वेरिएशन क्यों है? एक जगह 914 है और दूसरी जगह 940 है। अरे तो भैया अभी जिनका बर्थ हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। फिर जो महिला जो है वो बड़ी हैं, यंग की कैटेगरी में आ रही है, युवाओं की कैटेगरी में आ रही हैं, तो उनका रेशियो अलग होगा ना। एज सिंपल एज दैट। डिफरेंस तो होता ही है 20-25 साल का, और 20 साल के डिफरेंस में मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना डिफरेंस को। भाई एक 20 साल के बाद भी तो लाइफ जो है वो अगले 30-40 साल तक देखने को मिलेंगी। 69 ईयर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि एवरेज एज जो है वो कहलाई जाती है। अभी तो एयर पॉल्यूशन वगैरह की वजह से जो है वो घटती जा रही है। तो ये चीज़ है। हालांकि आपको एक और चीज़ बता दें कि स्टेट लेवल चाइल्ड सेक्स रेशियो का डेटा और भी ज़्यादा चिंताजनक है। सेंसस 2011 के मुताबिक पंजाब का चाइल्ड सेक्स रेशियो सिर्फ 793 है। सोचो आप, पंजाब के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो 793, जो पूरे देश में सबसे कम है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट्स में भी ये रेशियो 900 से नीचे ही है। केरल जो ओवरऑल सेक्स रेशियो के मामले में सबसे आगे है, यहां पर हर 1000 मेल में से 1084 फीमेल्स देखने को मिलती हैं। वहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो भी बस 963 है। वहीं सिक्किम का चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है, 986। बेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो सिक्किम का, याद रखना। अब सवाल यह उठता है कि जो प्रॉस्परस क्षेत्र है यार, कि मतलब बढ़िया, पंजाब के अंदर इतनी फर्टिलिटी है, हरियाणा के अंदर इतना बढ़िया फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो यहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो इतना कम क्यों है? इसका जवाब है एबॉर्शन, सेलेक्टिव एबॉर्शन और कल्चरल बायस अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन। कि वही कल्चर वाली चीज़ है, ट्रेडिशंस वाली चीज़ है कि बच्चियां नहीं चाहिए, लड़के चाहिए, राइट? अब लड़के ही लड़के हो जाएंगे तो फिर आगे चल के फिर क्या होगा? तभी तो यही हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों की शादी नहीं हो रही, राइट? दैट इज द इशू। नेक्स्ट, अब रीजन जो है वो, हालांकि मैंने ये मजाक किया था, शादी नहीं हो रहा है, लिखना विखना नहीं है, ठीक है? कुछ चीज़ें मजाक की होती है, उसको लिखना नहीं है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, पता लगे मेंस में लिख दो दिस इज अ रीजन मैरिज जो है वो नहीं हो रही है। भाई ये नहीं है रीजन। मैरिज नहीं होने का रीजन पर्सनल चॉइसेस होती हैं लोगों की, राइट? दैट यू नीड टू आंसर। अगर वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ जाए, ये तब होता है जब बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इस डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के रीजंस की। तो उसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है यार, सन प्रेफरेंस, लड़कों को लड़कियों पर इंपॉर्टेंस देना, यानी कि उनसे ऊपर रखना, लड़कियों से ऊपर लड़कों को रखना। इसलिए हमें फीमेल इन्फेंटिसाइड्स देखने को मिलता है, लड़कियां पैदा होने के तुरंत बाद मार दी जाती हैं। सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन होता है, प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड के जरिए लड़की होने का पता चलाकर एबॉर्शन करवा दिए जाते थे। हालांकि ये सब प्रैक्टिस अब बहुत कम हो गई, बट फिर भी चिंता वाली बात यही है कि आज भी है कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में। गर्ल चिल्ड्रन को निगलेक्ट किया जाता है, छोटी उम्र में ही लड़कियों को का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता, जो हायर मॉर्टेलिटी रेट का रीजन बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम
ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब फैमिलीज में, अच्छी रिच फैमिलीज में भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब लोग बहुत कम चिल्ड्रन प्रेफर करते हैं तो वो सेक्स भी चूज करना चाहते हैं या जेंडर चूज करना चाहते हैं। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी ने इस बायस को और ज़्यादा बढ़ावा दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट कानून बना के रखे, जैसे कि प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। ये कानून का नाम ध्यान में रखना, प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। इसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं और फाइन्स हैं। अगर कोई व्यक्ति, मतलब यानी कि अगर कोई डॉक्टर है या मेडिकल प्रोफेशनल है, स्टाफ है, अगर वो अल्ट्रासाउंड का गलत उपयोग कर रहे हैं, बता रहे हैं पेशेंट को, पेशेंट नहीं मतलब वही टू बी मदर को पेशेंट बोलना सही नहीं रहेगा ना, प्रेग्नेंट वुमेन को या उसकी फैमिली मेंबर्स को, कि उसका जेंडर क्या है, तो सख्त कार्रवाई होगी। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और सेक्स रेशियो को सुधारना। इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, एक बार सिविल सर्विसेज में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। अवेयरनेस कैंपेन, लोगों को जेंडर इक्वलिटी के बारे में एजुकेट किया जाए। लीगल फ्रेमवर्क बनाओ, जैसे कि अभी PNDT एक्ट के बारे में हमने बात करी, इसको लागू करो और इस प्रकार की इलीगल प्रैक्टिसेस के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। अब लेकिन कानून के साथ साथ सोशल एटीट्यूड को भी बढ़ावा देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब तक सोसाइटी लड़कियों को इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकेगी। इवन यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जेंडर इक्वलिटी का प्रिंसिपल है। और मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, टोटल 17 टारगेट्स हैं उसके, तो वो दीवार पे चिपका लो, गोल नंबर वाइज पूरे टारगेट्स को याद रखो। तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ जेंडर इक्वलिटी का टारगेट का गोल नंबर जो है वो कौन सा है अभी के अभी। अगर नहीं पता तो अभी के अभी सर्च करो और जेंडर इक्वलिटी के टारगेट बताओ कि जेंडर इक्वलिटी का टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कौन से नंबर का टारगेट है। अब ये आपके सामने शॉर्ट नोट्स हैं। सेक्स रेशियो क्या होता है, फीमेल्स पर 1000 मेल्स 2011 में 940 था। चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप 2011 में ये 914 था। रीजंस क्या है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन और निग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड। कानून PNDT एक्ट ध्यान में रखिएगा, प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट 1994 या टेक्नोलॉजी एक्ट 1994। इसको अमेंड जो है वो किया गया था 2003 में। और गवर्नमेंट स्कीम्स है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप मेंशन कर सकते हो। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अब भी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी काफ़ी कॉमन टॉपिक है, लिटरेसी का, साक्षरता का। तो इसी के बारे में हम जो है वो बात करेंगे कि रूरल और अर्बन एरियाज में लिटरेसी को लेकर क्या डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है यार, क्वालिटी पढ़ाई की, एजुकेशन की, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। सो लिटरेसी एक एम्पावरमेंट का टूल है। जब एक व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो वो ज़्यादा अवेयर होता है करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। यस, कम ऑन, इकोनॉमी बढ़ेगी नॉलेज से। लोग अगर नॉलेजेबल होंगे तो वो सही तरीके से रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर करेंगे और इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। तो लिटरेसी से हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, विच इज गुड विच इज बैड, है ना। और कम्युनिटी का कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, एक एम्पावरमेंट टूल है, ये आप मेंशन कर सकते हो। अब इंडिया का लिटरेसी रेट इंडिपेंडेंस के बाद काफी इंप्रूव हुआ। अब तक ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन लिटरेट है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ कंपीट कर रहा है। यानी कि एक तरफ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ भी रही है, ग्रो भी हो रही है, दूसरी तरफ हमें यह भी इंश्योर करना है कि सभी लोग जो है वो पढ़ लिख पाए। सो पॉपुलेशन काफी हाई होने के कारण नई जनरेशन को लिटरेट बनाना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इसका एग्जाम्पल हमें पॉपुलेशन पिरामिड के डिस्कशन में जो है वो देखा था पहले भी, कि भाई जब हम पॉपुलेशन पिरामिड को जब डिस्कस कर रहे थे, याद होगा आपको, याद आ रहा है, तब हमने जो है वो देखा हुआ था कि यार एक कंट्री के अंदर एजिंग पॉपुलेशन जब होती है, बुजुर्ग लोग की पॉपुलेशन जब होती है, तो वो जो स्टेट है या रीजन जो है वो डेवलप्ड माना जाता है, जैसे केरल। यस, और डेवलप्ड मतलब कि वहां पर कोई ना कोई अवेयर्ड है एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, लोगों के बीच में अवेयरनेस है, एजुकेटेड है लोग, राइट। तो दे नो वेरी वेल कि हाउ टू मैनेज इकोनॉमी।
तो जो हमने उस समय डिस्कस किया था तो वैसे ही यहां पर भी सेम चीज है कि नई जनरेशन को लिटरेट बनाना एक बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है। अब अगर हम जेंडर वाइज देखें तो लिटरेसी रेट में काफी फर्क है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग फीमेल लिटरेसी मेल लिटरेसी से 16.7% कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि फीमेल लिटरेसी का ग्रोथ रेट मेल से ज्यादा है। यानी कि आज की डेट में फीमेल बहुत तेजी से जो है वो पढ़ाई कर रही है, ग्रो कर रही हैं, और वही मेल जो है वो दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, नशा पत्ती है और दैट इज ट्रू ऑल्सो। आज की डेट में आप देखो रिजल्ट्स, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीएससी का हो, यू विल फाइंड मोर फीमेल्स इन टॉप 10 कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले। यस और मेरे पास मतलब इवन अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे पास जो है वो मेल स्टूडेंट से ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट है। जैसे एग्जांपल मैं आपको लूं तो मेरे हर 1000 जैसे स्टूडेंट्स है टोटल, तो उसमें से 600-700 तो फीमेल स्टूडेंट्स रहेंगी। यानी कि इतना रेशियो चलता है मेरे यहाँ, मतलब 7:3 या 6:4 का रेशियो चलता है मेरे इंस्टीट्यूशन में। तो ये चीज़ इशू नहीं, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, राइट। और इशू भी है भाई, क्योंकि मेल जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है आजकल, राइट। एंटरटेनमेंट चाहिए सबको। तो 2001 से 2011 के बीच में मेल लिटरेसी इंक्रीज हुई थी 6.2%, बट फीमेल लिटरेसी 11.2% इंक्रीज हुई। सोचिए आप कितना फर्क है। सीधे सीधे 50% का फर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फीमेल लिटरेसी जो है वो काफी अच्छी तेजी से बढ़ रही है। और सोशल ग्रुप्स में भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिटरेसी रेट्स हिस्टोरिकली लो हैं, स्पेशली फीमेल लिटरेसी। तो रीजनल डिफरेंस भी काफी ज्यादा है। एग्जाम्पल केरल ने यूनिवर्सल लिटरेसी अचीव कर रखी है, जबकि बिहार के अंदर लिटरेसी रेट में अभी भी काफी गैप है। ये इनइक्वालिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती है। अब इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी गांव क्षेत्र में रहती है। सेंसस 2011 के मुताबिक 68.8% लोग गांव में रहते हैं और 31.2% लोग जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। लेकिन अर्बन पॉपुलेशन का शेयर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटी नहीं है। 1901 में अर्बन पॉपुलेशन मात्र 11% थी, जो 2001 में बढ़कर 28% हो गई। ये सिर्फ नंबर का सवाल नहीं है, बल्कि इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट का भी है। पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बड़ा पार्ट होता था, लेकिन अब ये सिर्फ 1/4 जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी मेन तो सर्विस सेक्टर से आता है, जो मेनली अर्बन एरियाज में स्टैब्लिश्ड है। सो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज के लोग जो है वो अर्बन एरियाज की तरफ रुख क्यों लेते हैं, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो काफ़ी तेजी से गिर रही है, तो किसान चाह रहा है कि उनका बच्चा जो है वो शहर में जाए, वहाँ पर नौकरी करे, एमएनसीज वगैरह में जॉब करे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करे, या फिर आईएएस आईपीएस बने, है ना। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज तेजी से डिक्लाइन हो रही है, जैसे कि जंगल काटे जा रहे हैं, राइट। अब तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो जगह हुआ करती थी जहाँ पर जो चरवाहे जो हुआ करते थे वो अपने बैल, बकरी, भेड़, गाय, भैंस को लेके जाते थे, तो वो पूरा एरिया ग्रेजिंग ग्राउंड्स खत्म हो चुका है और यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है। अर्बन लाइफस्टाइल की एस्पिरेशंस होती है, हम लोग उसमें देखते हैं यूट्यूब पे नई नई चीज़ों पे कि देखो शहर क्षेत्र में कितनी सारी फैसिलिटीज़ है, मॉल्स हैं, राइट, कितनी सर्विसेज आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, तो उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो गए और फिर वो रूरल एरियाज में चले गए, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में चले गए। बट हालांकि आज की डेट में जो एक्चुअल जो रईस लोग हैं, जो रिच हो चुके हैं, वो रिवर्स कर रहे हैं। वो अपना बाहर दूसरी शहर से दूर जो है फार्म हाउस ले लेते हैं और वहाँ पर फिर वो अपना काम धंधा जो है वो चलाते हैं। क्यों? बिकॉज दे नो वेरी वेल कि सिटी की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हॉश पॉश हो गई है। बट फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जिसको कमाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लोग वहीं पर ही जाएंगे। तो सरकार को क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवानी चाहिए रूरल एरियाज में, इस माइग्रेशन को रोकने के लिए। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि लोग जो है वो सिटी में इसलिए माइग्रेट करते हैं क्योंकि वहां का एनवायरमेंट जो है वो एनोनिमस होता है। कौन क्या कर रहा है सिटी में किसी को कोई मतलब नहीं होता, इवन आपके पड़ोसियों को आपसे कोई मतलब नहीं होता। ये सिटी का हालचाल है। रूरल एरियाज में हर कोई आपके कास्ट और बैकग्राउंड को जानता है, लेकिन सिटीज में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम है ये बायसेस सिटी के अंदर। उन सिटी के अंदर लोगों को मतलब है कि भाई तुम मेरा काम करके दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा,
सिटी में मतलब नहीं कि तुम किस जाति के हो, किस कास्ट के हो, क्या हो क्या नहीं हो, बहुत ही कम लोग इसमें फ़र्क करते हैं। बाकी आज की डेट में मेनली फोकस होता है इकोनॉमी के ऊपर, बट गांव में ऐसा नहीं है। गांव में सोशली भी फोकस बहुत ज़्यादा आज की डेट में भी किया जाता है। सो इंडिया में अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ हो रहा है, बड़ी बड़ी सिटीज़, और आज की डेट में तो हम लोग स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं, मेट्रोपोलिस सबसे तेज़ ग्रो कर रही हैं। लेकिन इस रैपिड अर्बनाइजेशन के साथ एक प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जो कि हालांकि हम अपने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। सो लिटरेसी और रूरल अर्बन डिफरेंस दोनों ही यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने दोनों समझ लिए कि लिटरेसी के इश्यूज जो है वो क्या हैं, गांव क्षेत्रों में और अर्बन क्षेत्रों में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी है। तो इसके नोट्स आपके सामने हैं, बस इतने नोट्स जो है मेंशन कर लो कि लिटरेसी रेट जो है वो क्या है। देखो इंडिकेटर है एम्पावरमेंट का, टूल है एम्पावरमेंट का, ऐसा मेंशन कर सकते हो आप। जेंडर गैप के बारे में बात करें, फीमेल लिटरेसी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है एज कंपेयर टू मेल। 11.2% फीमेल वर्सेस 6.2% मेल की ग्रोथ लिटरेसी में। फिर रीजनल डिस्पैरिटी, केरल जो है वो लीड करती है लिटरेसी में, बिहार जो है वो काफ़ी पीछे है। 68.8% लोग जो है वो गांव क्षेत्रों में रह रहे हैं। अर्बनाइजेशन काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। चैलेंजेस जो है वो अर्बन पॉपुलेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रगल है। तो ये है बहुत बेसिक सी चीज़ जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और इसके नोट्स बना लो बस इतने। अब बात करेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। देखो यार, पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा हमें पता लग गया, और आपको ऑलरेडी पता है कि पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब काम की चीज़ आ रही है आपके लिए। तो हमने बताया 1952 में अपनी ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च करी थी, और ये दुनिया में ऐसा पहला देश था जिसने इस प्रकार की पॉलिसी लेकर आई हो। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में पॉपुलेशन पॉलिसी का कॉन्क्रीट फॉर्म आया, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? बर्थ कंट्रोल मेथड्स को प्रमोट करना, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना, पॉपुलेशन और हेल्थ इश्यूज के बारे में पब्लिक के बीच में अवेयरनेस बढ़ाना। ये 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी आए, जैसे कि इमरजेंसी के समय में जहाँ मतलब बहुत स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलवाया गया, वो भी फोर्सफुल था, राइट, लोगों की बिना इच्छा के। यानी कि काफ़ी सारे लोग, तो ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी जब आई थी तब उस समय लोगों को ट्रैक्टर में बिठा बिठा के उनकी नसबंदी करवा दी थी, स्टरलाइजेशन करवा दिया था, राइट, जानबूझ के फोर्सफुल। यानी कि कई बार ऐसा कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी शादी नहीं हुई और उनकी नसबंदी हो गई, तो बेचारे कभी बाप नहीं बन पाए। सो एनीवेज, इमरजेंसी के टाइम यही हुआ था कि गवर्नमेंट ने मास स्टरलाइजेशन कैंपेन शुरू किया, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं, मैन के लिए था वेसेक्टॉमी, और फीमेल के लिए जो स्टरलाइजेशन होता है उसको ट्यूबिकटॉमी हम लोग कहते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है बर्थ कंट्रोल करने की कोशिश की गई, बट ये अप्रोच जो थी वो काफ़ी फोर्सफुल थी, जिसे लोग अपोज करने लगे। डर के मारे लोग घर के अंदर छुप के बैठे रहते थे कि कहीं उनको लोग उठा के ना ले जाए। पूछिएगा आपके फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे कभी पूछिएगा कि इमरजेंसी के समय पे ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आपके फादर, आपकी मदर, राइट, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से आपको बताएंगे। सो इमरजेंसी के बाद इस प्रोग्राम का नाम चेंज किया गया और रखा गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, क्योंकि भाई अब वेलफेयर इसलिए शब्द जोड़ दिया गया कि नहीं भाई, लोगों के हित के लिए है ये। तो और इसमें जो ये फोर्सफुल मेथड्स थे उनको हटा दिया गया। सन 2000 में एक अपडेटेड फ्रेमवर्क आता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के नाम से। इस पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स थे, जैसे कि फ्री एजुकेशन देना है 14 ईयर्स तक के बच्चों को, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को जो है वो 30 से नीचे जो है वो लाना है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को जो है वो 100 से नीचे लेके आना है। देखो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 1000 लाइव बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, और जो ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है ये 1 लाख लाइव बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कि 1 लाख जो बच्चों को जन्म दिया जा रहा है उनमें से कितनी महिलाओं की डेथ हो रही है। तो इस आंकड़े को जो है वो 100 से नीचे लेकर आना था। और एक था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इंश्योर करना, कि भाई सभी को टीकाकरण हो, सभी को वैक्सीन लगे। बच्चियों की मैरिज जो है वो डिले करना, 18 साल से पहले बच्चियों को मैरिज नहीं किया जाए, वेडिंग ना हो, उनकी शादी ना हो। और छोटे छोटे फैमिलीज के अंदर रूल्स रेगुलेशंस चेंजेस हो, उसको प्रमोट करना, जैसे कि
महिलाओं को जो है वो डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, अवेयर किया जाए उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस से रिलेटेड एंड इस प्रकार की छोटी मोटी चीज़ें। अब इंडिया के सेंसस डेटा से यह पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1991 के बाद कम हुई, क्योंकि लोग अवेयर हुए ना। 1990 में एक एवरेज वुमेन 3.8 बच्चे एक्सपेक्टेड थी, सोचो आप, यानी कि फर्टिलिटी रेट उस समय 3.8 का था, यानी कि हर महिला कहीं ना कहीं 3 से 4 बच्चों को जन्म देती थी मिनिमम एवरेज। आज की रेट में ये 2 से 3 का आंकड़ा जो है वो हो गया 2.7 का आंकड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट एक कंसेप्ट समझना जरूरी है पॉपुलेशन मोमेंटम का। तो व्हाट इज पॉपुलेशन मोमेंटम? तो देखो, कहा यह जाता है कि अगर हम फर्टिलिटी रेट को कम कर दें, यानी कि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ना कि आज की रेट में 2.7 हम लोग को फर्टिलिटी रेट देखने को मिल रहा है कि एक महिला अपनी टोटल रिप्रोडक्टिव जो एज होती है उसमें 2 या 3 बच्चों को जन्म दे रही है ऑन एन एवरेज। 2.7 का ये आंकड़ा आ गया है। तो अगर एकदम से हम इस आंकड़े को कम भी करने की कोशिश करें, यानी कि फर्टिलिटी रेट अगर कम भी होगा तो भी हमें देखने को मिलेगा कि ये एकदम से इसमें सिचुएशन नहीं नजर आएगी, कुछ दशकों तक जो है ये ग्रोथ चलती रहेगी। तो एकदम से चीजें इसमें फर्टिलिटी रेट के कम होने से दिखाई नहीं देती हैं, कुछ दशकों के बाद चीजें जो है वो कंट्रोल होती हैं। ठीक है, तो ये सब इंडिकेट करता है कि इंडिया पोस्ट ट्रांजिशनल फेज की तरफ जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कि हम धीरे धीरे जो है वो आगे की तरफ जो है वो, मैंने आपको 3 फेजेस स्टार्टिंग में जो है वो बताए थे, याद आ रहा है? तो अब हम उस फेज की तरफ जो है वो ट्रांजिट जो है वो करेंगे, जिसमें एजिंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और एजिंग पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो एक कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री की तरफ जो है वो कही जाती है। बट ये एक बड़ा चैलेंज भी होता है डेवलप कंट्रीज के लिए एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती हैं। सो ये इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी का टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। होपफुली आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। और ये इसके नोट्स हैं कि पहली पॉपुलेशन पॉलिसी 1952 की थी, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था। और उस समय 1975-76 इमरजेंसी के समय पर मैसिव अपोजिशन हुआ इसका स्टरलाइजेशन की प्रोसेस का। फिर इमरजेंसी के बाद इसका नाम चेंज करके वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो कर दिया गया। फिर एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आती है सन 2000 की। इसका ऑब्जेक्टिव था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, 14 साल तक की उम्र के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना और छोटे छोटे फैमिली के नॉर्म्स वगैरह जो है उसमें चेंजेस करना। फिर डेमोग्राफी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? तो फर्टिलिटी और ग्रोथ रेट में डिक्लाइन बट पॉपुलेशन मोमेंटम जो है वो बरकरार रहता है कुछ सालों तक। तो ये होता है पॉपुलेशन मोमेंटम, कुछ दशकों तक। तो बस यही था टॉपिक गाइस, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा जो है वो फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो होपफुली जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम के चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बुक्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगी और काफ़ी सारे अपडेट्स मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब। चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।